हाई रेडी एंड वेलकम टू द लगन बैच। आज हम लोग हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो लेक्चर नंबर 1 था वहाँ पर हमने एसिड बेस एंड इंडिकेटर को प्रॉपर्ली समझ लिया था, और आज के लेक्चर में जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, आज के लेक्चर में हम लोग एसिड एंड बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो भी चलिए हमारा आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम पहले ही पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ये हमारा आज का पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे हम लोग एसिड के बारे में। देख लीजिए, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा देगा। चलिए यहाँ पर क्या होता है आपको एक्चुअली मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देख लीजिए, ये एक एसिड का नेटिव प्रॉपर्टी होता है। जब भी वो वाटर में डिसोसिएट करता है तब हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। ये आप फर्दर लेक्चर्स में फिर से एलाबोरेट वे से जानोगे कि जब भी एसिड वाटर में डिसोसिएट करेगा तो वो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करवा देता है। अभी यहाँ पर क्या होता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल इन्हीं हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा देता है। तब मेटल हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा देता है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं मेटल displaces the hydrogen atom from acid and forms hydrogen gas and a compound known as salt, and एक salt का formation भी करवाएगा, and a compound एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करवा देगा। चलिए अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे देन फॉर्मेशन होगा हमारा ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस का, एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस इज द सॉल्ट। ये हमारा सॉल्ट हो गया। अगर फिर से हम लोग Fe मतलब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाए तो फिर हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा FeCl2, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। एंड अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 बैठा देता हूँ। और एक अगर रिएक्शन लिखे हम लोग कि सोडियम प्लस HCl गिव्स 2 NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस करना हो तो फिर इन दोनों जगह में 2 ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हमारा कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अभी इसका एक एक्सेप्शन भी है, देख लीजिए अच्छी तरह से। मैंने क्या बोला, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवाएगा। पर जब एसिड हमारा नाइट्रिक एसिड हो, जब हम एसिड के जगह नाइट्रिक एसिड ले ले, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले ले, तब वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करवा देगा। हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शन एक।
when metal reacts with nitric acid HNO3, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करवाएगा, तब वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, तब वो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर कुछ तो रीज़न होगा, मतलब जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है यहाँ पर, जो गड़बड़ घोटाला यहाँ पर हो रहा है बाबू भैया, उसका कुछ तो रीज़न रहेगा, नहीं तो ये इसका हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर का फॉर्मेशन क्यों होगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, जो हमारे पास HNO3 है वो एक ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस को इमीडिएटली, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा इमीडिएटली उसको वाटर में ऑक्सीडाइज करवा देगा। हमारे पास जो HNO3 है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जो हमारा हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में फॉर्म होगा उसको लेके वाटर में ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं द हाइड्रोजन गैस formed here is immediately oxidized to water molecule, is immediately oxidized to water molecule। अभी इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, मतलब ये जो हमारा HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करवाएगा, इसके अंदर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। ये 90% ऑफ द मेटल, मतलब HNO3 90% ऑफ द मेटल के साथ रिएक्ट करके यही फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन करेगा, एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक्सेप्ट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस ही फॉर्मेशन करवाता है। इसके अंदर भी हम लोग एक एक्सेप्शन लिखेंगे फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता, तब हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर चलिए इसको आप अच्छी तरह से मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, सुन लीजिए। देखिए, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा देता है। मैंने अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स भी दिया हूँ, इससे आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। पर जब मेटल एसिड के जगह हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड ले ले, हम लोग नाइट्रिक एसिड ले ले, जब हम एसिड के जगह नाइट्रिक एसिड ले ले तब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करवाएगा? नाइट्रिक एसिड क्या करवाएगा? जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, इमीडिएटली उसको वाटर में कन्वर्टेड या फिर वाटर में ऑक्सीडाइज करवा देगा। अभी इस रिएक्शन का भी एक एक्सेप्शन है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के वक्त, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ जब हमारा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तब वाटर नहीं फॉर्म होता है, तब हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होता है। चलिए आप पहले इन चीज़ों को जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, एसिड और बेस के नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसेस, रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल। देख लीजिए, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन करवाएगा। जब मेटल, एसिड की जगह मेटल लिख देता हूँ बस, मतलब बेस लिख देता हूँ, सॉरी। देख लीजिए, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कितना चोरबाजी कर दिया ना। देख लीजिए, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन करवाएगा। अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि सभी बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। मोस्ट ऑफ द बेसेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करते, मतलब रिएक्ट ही नहीं करते। रेयरली ऐसे बेस पाए जाते हैं जो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं
metals rarely reacts with bases to form salt and हाइड्रोजन गैस। सलमान खान का एक गाना है ना कि बेबी को बेस पसंद है पर हमारे मेटल को बेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेबी को बेस पसंद हो सकता है पर हमारे मेटल को बेस बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मेटल्स रेयरली बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवाता है। बहुत कम बेसेस ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स भी अब हम देख लेते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NOH को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास फॉर्मेशन होता है सोडियम एल्यूमिनेट का एंड फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। यह है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम जिंकेट का एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। यह है हमारा और एक सॉल्ट सोडियम जिंकेट। चलिए तो फिर इन दोनों रिएक्शन में ये दोनों सॉल्ट हमारा फॉर्मेशन हो गया एंड हमारा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, हमने इस प्रॉपर्टी में भी देखा कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने पहले का जो प्रॉपर्टी था जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तब भी हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी इस हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन को हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, मतलब हम लोग समझेंगे कैसे कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देख लीजिए, इस टेस्ट को हम लोग पॉप साउंड टेस्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट को हम लोग पॉप साउंड टेस्ट भी कहते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, सभी अपने कॉपी में लिख लीजिए, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, सपोज हम इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब हो गया एंड इसके अंदर हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर या फिर इसके पास एक कैंडल या फिर कोई भी मैच स्टिक लाए, इसके पास कोई भी कैंडल या फिर कोई मैच स्टिक लाए तो इसके अंदर से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। चलिए मैं ये टेस्ट आपको और एक बार बता देता हूँ, अच्छी तरह से सुन लीजिए। अगर हम जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हमारा हो रहा है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमारा रिएक्शन हो रहा है उसके सामने अगर हम एक बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक लाए, तो उसके अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व हो रहा है तो फिर वो पॉप साउंड के साथ बर्न नहीं करेगा। जनरल सी बात है, क्लास 1 का साइंस है। देख लीजिए, अगर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। अच्छा, आई थिंक पॉप साउंड टेस्ट जो है वो आपका पूरा क्लियर हो गया है। मैं अब इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉप साउंड टेस्ट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि when we bring a burning candle or matchstick near the test tube,
and the gas burns with a pop sound, then it is confirmed that the gas that particular gas is hydrogen gas. हमारा वो particular gas hydrogen gas हो जाएगा. The gas is hydrogen gas. मैं ये स्टेटमेंट आपके लिए और एक बार पढ़ देता हूँ, अच्छी तरह से सुन लीजिए. When we bring a burning candle and matchstick near the test tube and the gas produced burns with a pop sound. The gas produced burns with a pop sound. Then it is confirmed that the particular gas is hydrogen gas. Then it is confirmed that the particular gas is hydrogen gas evolve हो रहा है उस particular reaction में. तो फिर चलिए इतना सारा आप पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे. इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए. चलिए हम हमारे आज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो फिर सभी अपने कॉपी में हेडिंग दे लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. देख लीजिए, जब एसिड एंड बेस के साथ मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा. चलिए लिख लेते हैं. जब हमारा एसिड के साथ जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट आपको भी पता है मेटल बाइकार्बोनेट मतलब ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है. अच्छा, जब इसका रिएक्शन होता है तब फॉर्मेशन होता है हमारा सॉल्ट, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड एग्जाम्पल में चलिए देख लेते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमारा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दे, HCl से करवा दे, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है NaCl का. हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एंड हाइड्रोजन या फिर वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाता है. इसका फिजिकल स्टेट भी लिख दिया. चलिए, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट. ये जो मैंने मेटल कार्बोनेट ये यूज़ किया हूँ, ये है सोडियम कार्बोनेट. और ये तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोस्ट पॉपुलर एसिड है. अगर इसको बैलेंस भी करें तो फिर यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं. देखिए ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया. चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को CO3 होगा यहाँ पर, ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ अगेन रिएक्ट करवाए, देन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है NaCl का, एक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का. चलिए, तो फिर ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये है जो हमारा
कंपाउंड हमने लिया है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन होगा तो फिर भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होगा, वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन में, इस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है एंड यहाँ पर भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हमें डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है एंड भैया उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम लोग समझेंगे कैसे एक्चुअली में, तो फिर हम लोग इसे समझेंगे लाइम वाटर टेस्ट के द्वारा। हम लोग इसे समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे लाइम वाटर टेस्ट के द्वारा। लाइम वाटर टेस्ट एक्चुअली में क्या है, देख लीजिए। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, उस गैस को अगर हम लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के अंदर से पास करवाए, देन लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, देन लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अगर इसमें एक्चुअली क्या होता है अगर हम समझे तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है। लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, CaOH2। ये है हमारा लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला CaOH2। अगर CaOH2 जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करवा देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट प्रिसिपिटेट गिर जाता है। उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट प्रिसिपिटेट गिर जाता है। इसी वाइट प्रिसिपिटेट के वजह से जो रिएक्शन, जो सॉल्यूशन का कलर है वो मिल्की अपीयर होने लगता है। इसीलिए जो लाइम वाटर अगर हम CO2 के अंदर से, मतलब लाइम वाटर के अंदर से अगर हम CO2 को पास करवाए, देन वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की अपीयरेंस में कन्वर्टेड हो जाता है। चलिए तो फिर हम लोग अभी लिखेंगे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग लिखेंगे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लाइम वाटर टेस्ट। मैंने अभी क्या बोला, व्हेनेवर वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, व्हेनेवर वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, यहां से ही लिख देता हूं तो स्पेस कम लगेगा। Whenever we pass carbon dioxide gas through lime water, then the lime water turns milky due to formation of calcium carbonate, due to formation of calcium carbonate. अगर हम अभी केमिकल रिएक्शन को भी लिखें तो फिर देख लीजिए अच्छी तरह से। जब हमारा लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाएगा, देन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर एक साइड प्रोडक्ट है एंड कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रिसिपिटेट गिरता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट प्रिसिपिटेट गिरेगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्की अपीयरेंस। चलिए तो फिर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है उसका एक वाइट प्रिसिपिटेट गिरता है। उसी वाइट प्रिसिपिटेट के वजह से ही जो हमारा लाइम वाटर जो है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है। चलिए अभी यहाँ पर और एक केस है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवा रहे हैं। अभी एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा जहाँ पर ये मिल्की अपीयरेंस शो करेगा, कोई तो एक फिक्स बाउंडेशन रहना पड़ेगा। देख लीजिए जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवा रहे हैं तो अब भी क्या ये सेम रिएक्शन देगा? आपको क्या लगता है? ये तो हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में दे रहे हैं, ये तो हम लोग नॉर्मल या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में दे रहे हैं। हम लोग नॉर्मली या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में
इस कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करवा रहे हैं लाइम वाटर से तो वो ये रिएक्शन देता है। आपको क्या लगता है जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तब भी क्या वो सेम रिएक्शन देगा? आपको क्या लगता है, बोल जी। देख लीजिए, जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाएंगे तो वो लाइम वाटर मिल्की तो पहले कन्वर्टेड होगा, पहले तो कुछ देर तक लाइम वाटर मिल्की कन्वर्टेड होगा, पर जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तब वो लाइम वाटर अगेन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब वो मिल्की अपीयरेंस अगेन भाग जाएगा। जब मिल्की अपीयरेंस फॉर्म हुआ था पहले वो फिर से भाग जाएगा एंड वो अगेन ट्रांसपेरेंट में फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अगर हम रिएक्शन लिखें तो फिर रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, पहले क्या फॉर्म हुआ था? पहले फॉर्म हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट, देन हम CO2 के साथ अगर कैल्शियम एक्सेस CO2 के साथ अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाए देन फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमारा फॉर्मेशन हो गया एंड यहाँ पर कोई साइड प्रोडक्ट बचता नहीं है। देख लीजिए अच्छी तरह से, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ये है ट्रांसपेरेंट है। तो फिर देख लीजिए अच्छी तरह से, ये टर्बिड है, मतलब ये दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्की अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर। एंड अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब कन्वर्टेड हो जा रहा है तो उसका लाइम वाटर का जो मिल्की अपीयरेंस था वो दूर हो जा रहा है एंड ये लाइम वाटर फिर से ट्रांसपेरेंट हमारा हो जा रहा है। तो फिर ये है मिल्की अपीयरेंस, ये है दिस इज फॉर मिल्की अपीयरेंस एंड जब हम एक्सेस CO2 को, CO2 एक्सेस में, एक्सेस CO2 को जब हम इस मिल्की या फिर इस मिल्की अपीयरेंस वाले कैल्शियम कार्बोनेट से पास करवा रहे हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्टेड हो जा रहा है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपेरेंट, जो वो लाइम वाटर मिल्की फॉर्म हुआ था वो अगेन ट्रांसपेरेंट में कन्वर्टेड हो जाएगा। चलिए मैं ये आपके लिए लाइम वाटर टेस्ट आपके लिए टोटल और एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से सुन लीजिए। देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा रहे हैं नॉर्मल क्वांटिटी में, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास करवा रहे हैं, देन हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, देन हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट प्रिसिपिटेट गिरता है व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्की अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, which is responsible for the milky appearance of the lime water। अभी सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया, हम लोगों ने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाया। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो पहले जो लाइम वाटर टर्बिड हुआ था या फिर मिल्की अपीयरेंस दिया था वो मिल्की अपीयरेंस अगेन ट्रांसपेरेंट में कन्वर्टेड हो जाएगा, वो मिल्की अपीयरेंस अगेन ट्रांसपेरेंट में कन्वर्टेड हो जाएगा। चलिए आप पहले इतना सारा जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें आई होप लिख लिया होगा, तो फिर अभी मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करवा देता है। अभी हम लोग जानेंगे जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या प्रोडक्ट देगा। चलिए इस सिचुएशन को बेटर डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक शायरी बता देता हूँ, अच्छे तरह से सुन लीजिए। जिस प्रकार हम लोग सभी टिकटॉकर को अच्छे डांसर नहीं बता सकते, जिस प्रकार सभी टिकटॉकर को हम लोग एक अच्छे डांसर नहीं बता सकते, जिस प्रकार बॉलीवुड में अच्छे बॉडी बना लेने से ही वो दर्शकों को अच्छे एक्टिंग नहीं दिखा सकते, जिस प्रकार हर टिकटॉकर अच्छे डांसर नहीं होते एंड बॉलीवुड में अच्छे बॉडी बना लेने से ही अच्छे एक्टिंग वो दर्शकों को नहीं शो कर सकते, उसी प्रकार बेस का जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट का साथ रिएक्शन होगा
तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो फिर हम लोग बता सकते हैं बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोग लिखेंगे बेसिस do not react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। चलिए, कैल्शियम या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। अभी और एक चीज आपको बताना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर फॉर्म हुआ था, आपको याद है कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर what? Calcium carbonate is responsible for the milky appearance of lime water। अभी different forms of calcium carbonate में हम लोग लिख सकते हैं चौक, जो चौक आपके टीचर लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वो चौक, फिर मार्बल, फिर लाइमस्टोन। These are different forms of calcium carbonate। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं और एक बार मेंशन कर दिया इसको। चलिए आप इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग देख लेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर हम लोग एसिड एंड बेस को भी एक दूसरे के साथ भिड़ा देंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बहुत टाइम दे दिया, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये लिख ही लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ एंड फिर से चोरबाजी करते हुए मैं कंप्लीट हेडिंग नहीं मिटाऊंगा। चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस को भी जब हम रिएक्ट करेंगे तब क्या फॉर्मेशन होगा, देख लीजिए। जब हम एसिड एंड बेस को एक साथ रिएक्ट करवाएंगे, जब हम एसिड एंड बेस को एक साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमें मिल जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तब फॉर्मेशन हो जाएगा एक सॉल्ट का एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर जब हम एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाएंगे तब हमें मिल जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। अगर इसका एक पॉपुलर एग्जांपल देना हो आपको तो ये देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा ACl के साथ रिएक्ट करवाएगा देन कॉमन सॉल्ट या फिर NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है हमारा, यहाँ पर कॉमन सॉल्ट या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक सॉल्ट है, इसको कॉमन सॉल्ट लिख देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर बेस प्लस एसिड रिएक्ट कर रहा है एक साथ एंड एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करवाते हैं, इन टाइप ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। इस टाइप ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? बिकॉज देखिए, एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए हम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बता सकते हैं। हम लोग लिखेंगे reaction between acid and base known as neutralization reaction। Reaction between acid and base is known as neutralization reaction। अभी देख लीजिए, अभी हम लोग इसके दो टाइप्स को पढ़ेंगे, इसके दो कैटेगरी को पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दो कैटेगरी को पढ़ेंगे। एक केस में हम लोग रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का, और सेकेंड केस में हम लोग रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड का। चलिए हम लोग पहला केस देख लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन, हम लोग देख लेंगे अभी रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देख लीजिए, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड
के साथ वीक बेस का रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें एक एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। जब हमें जो सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म होगा ही इन दोनों केसेस में। मैं जो दोनों केसेस अभी बोला, उन दोनों केसेस में भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। पर जो फर्स्ट हमारा केस है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। तब वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म होगा, एक एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा। एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, एक एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, देख लीजिए। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, इसका स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग गलत लिखा हूं, सॉरी, वेरी सॉरी। देख लीजिए, जो हमारे पास एसिड है यहाँ पर इस केस में वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो बेस को ओवरपावर कर देगा। इसीलिए हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसके रिलेटेड। देखिए, जब हम नाइट्रिक एसिड या फिर HNO3 का रिएक्शन NH4OH से करवाएंगे, देन हमें मिल जाएगा NH4NO3 एंड वाटर। अभी NH4NO3 जो फॉर्म हुआ है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। नीचे लिख देता हूं, ये एक नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड जो हमारा NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस इज अ वीक बेस। एंड यहां पर जो एमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है, दैट इज अ एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। एंड वाटर तो आपको पता ही है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। चलिए और एक रिएक्शन देके आपको बता देता हूं। ये तो एक रिएक्शन हो गया, और एक रिएक्शन देके हम लोग लिख सकते हैं कि जब ACl के साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ AlOH3 का रिएक्शन करवाएंगे, AlOH3 का रिएक्शन करवाएंगे, देन हमारे पास फॉर्म्ड होगा AlCl3 एंड H2। अभी देख लीजिए, जो हमारा ACl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड जो AlOH3 है वो एक वीक बेस है। ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। AlOH3 इज अ वीक बेस एंड हमारे पास फिर से एक एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। AlCl3 एक एसिडिक सॉल्ट है, एक एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया एंड हमारे पास वाटर का भी फॉर्मेशन हो गया। चलिए, तो फिर ये हमारा केस 1 हो गया, जहां पर हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का रिएक्शन। अभी हम लोग केस 2 को भी जान लेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड का रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड। देख लीजिए, जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमारा वीक एसिड का रिएक्शन होगा, देन हमारा जो सॉल्ट फॉर्म होगा, जो इस केस में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक एसिड को ओवरपावर कर देगा, एंड जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा उसका नेचर बेसिक होगा। एंड वाटर का फॉर्मेशन तो होता ही है, वाटर हमेशा ही फॉर्म होता है। तो फिर बेसिक सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी एक अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो फिर हम लोग दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हम सभी को पता है, दैट रिएक्ट विथ CH3
COOH. It is a weak acid and gives CH3COONA. It is a basic salt and water. एंड वाटर का फॉर्मेशन करवा देता है। तो फिर देख लीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड जो हमारा मिथानोइक एसिड है CH3COOH मिथानोइक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। एंड जो हमारा CH3COONA यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। एंड वाटर का तो यूवी फॉर्मेशन होता ही है, होता रहेगा। तो फिर चलिए आप इतना जल्दी से लिख लीजिए। एंड ये दोनों केसेस जो मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको पहले आप जल्दी से अभी लिख लीजिए। चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अभी मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, ये आपने क्लास 8 या फिर 9 में पढ़ा था। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है देख लीजिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये आपने क्लास 9 या फिर 8 में, मुझे ठीक से याद नहीं, पढ़ा था। हम लोग पहले ही लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, ठीक है। अभी आप बताइए मुझे, जब तो फिर हम लोग एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमें क्या प्रोड्यूस्ड होगा, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा। ये पूरा सिमिलर हो जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। हम लोग एसिड के साथ बेस का ही तो रिएक्शन करवा रहे हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से, जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो तो उसका नेचर, तो उसका केमिकल नेचर तो बेसिक ही है। तो फिर हम लोग एक्चुअली में एसिड के साथ बेस का ही रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि एसिड के साथ जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं एंड मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, तो फिर हम लोग एसिड के साथ जनरली बेस का ही रिएक्शन करवा रहे हैं। तो फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह सिमिलरली हमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमारा मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है। अच्छा चलिए अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहले हम लोग लेंगे सोडियम ऑक्साइड। हम लोग मेटल ऑक्साइड में पकड़ लेंगे सोडियम ऑक्साइड, उसके साथ हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा देंगे। तो हमें मिल जाएगा NaCl प्लस वाटर। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करवाएं तो फिर ऐसा कर सकते हैं। देखिए अभी रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, तो फिर ये हमारा एक मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड। या फिर हम लोग इसे नाम लिखें तो फिर लिख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के साथ जब हमने एसिड का रिएक्शन करवाया तब हमें सॉल्ट मिल गया एक, एंड एक वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया। एंड सेकेंड हम लोग और एक एग्जाम्पल देंगे, देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड का। हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसके साथ फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही रिएक्शन करवा दिया। फिर हमें मिल जाएगा कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। हमें CuCl2 एंड वाटर का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा यहां पर यह है कॉपर ऑक्साइड। अभी देख लीजिए एक चीज, यहां पर जो हमारे पास CuCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, CuCl2 का फॉर्मेशन के वजह से जो रिएक्शन का ओवरऑल कलर है वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्टेड हो जाएगा। जो रिएक्शन का सॉल्यूशन का ओवरऑल कलर है वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्टेड हो जाएगा, ब्लू ग्रीन इन कलर।
मतलब जब हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, हमने कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ जब रिएक्ट करवाया तब हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर 2 क्लोराइड का। ये है कॉपर 2 क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड भी बोल सकते हैं जनरली। कॉपर 2 क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो जाता है। एंड कॉपर 2 क्लोराइड का जो कलर होता है, जो उसका नेटिव कलर है, वो ब्लू ग्रीन है। एंड इसी की वजह से ही पूरे सॉल्यूशन का जो कलर हो जाएगा वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्टेड हो जाएगा अच्छी तरह से। एंड अभी हम लोग जान लेंगे द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। जब बेसिस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वो क्या प्रोडक्शन करवाएगा, तब क्या फॉर्म होता है, देख लीजिए। इस सिचुएशन को बेटर डिस्क्राइब करने के लिए चलिए एक शायरी फिर से आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिए। जिस प्रकार आपका एग्जाम तो अच्छा होता है, जिस प्रकार आप सभी का एग्जाम तो अच्छा होता है पर रिजल्ट अच्छा नहीं होता। देख लीजिए, आप एग्जाम देके घर आके मम्मी पापा को बोलते हो बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, मम्मी पापा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, पूरा 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, पर वैसा मिलता नहीं है। तो फिर जिस प्रकार आपका एग्जाम तो अच्छा होता है पर रिजल्ट अच्छा नहीं होता, जिस प्रकार आपका और सलमान भाई का कोई गर्लफ्रेंड नहीं पड़ता, जिस प्रकार आपका और सलमान भाई का कोई गर्लफ्रेंड नहीं पड़ता। देखिए, सलमान भाई का नाम इसलिए लिया ताकि आपको बुरा ना लगे, अगर सिंगल आपका बोलता तो फिर आपको बुरा लग जाता, इसलिए मैंने सलमान भाई का नाम ऐड कर दिया, इसलिए आपको बुरा नहीं लगा। तो फिर देख लीजिए, जिस प्रकार सलमान भाई एंड आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का कोई रिएक्शन ही नहीं होता। क्यों नहीं होगा, आप भी मुझे बताइए। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आप ही बताइए, बेस के साथ क्या बेस का रिएक्शन होगा? बेस के साथ क्या बेस का इटसेल्फ रिएक्शन होगा? कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। Metal oxide do not react with bases because metal oxide are itself basic in nature। मेटल ऑक्साइड का जो खुद का नेचर है वो ही बेसिक है, तो फिर मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का कभी रिएक्शन नहीं होने होगा, क्योंकि बेस के साथ बेस कैसे रिएक्ट करेगा? ये तो जनरल कॉमन सेंस की बात है। बेस के साथ बेस रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन ही नहीं होगा। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। चलिए अभी सभी हेडिंग दे लीजिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होगा? जैसे हमने बोला कि मेटेलिक जो ऑक्साइड होगा उनका नेचर बेसिक होता है, तो फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा बताइए? ये भी आपने क्लास 8 एंड 9 में पढ़ा था। देख लीजिए, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा उनका नेचर एसिडिक होता है, उनका नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो फिर जब हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या बोला मैंने? एसिडिक नेचर बोला। तो फिर जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन होगा तो फिर सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड reacts with NaOH, sodium hydroxide। When कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएगा देन ये फॉर्म करेगा एक सॉल्ट, Na2CO3 का फॉर्मेशन करवा देगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सॉरी। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है ये एक बेस है। एंड हमारा यहाँ पर Na2CO3 एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया एंड यूनिवर्सल हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए हम लोग
नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं SO2 प्लस KOH gives K2SO3 प्लस H2। चलिए, अगर यहाँ पर 2 दे दूँ तो फिर रिएक्शन भी बैलेंस हो जा रहा है, आई थिंक सो। चलिए, यहाँ पर देखिए एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एरो दे देता हूँ, जो हमारा SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड हमारा जो KOH है वो एक बेस है। बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट होकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करवा रहा है, K2SO3 एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड हमारा वाटर का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे, ये तो हमारा क्लियर हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अभी हम लोग देख लेंगे जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर हमारा क्या प्रोडक्ट निकलता है। आप बताइए बताइए बताइए, अभी बताइए मुझे, जब कमेंट में अभी लिखिए ये चीज़। जब हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए, आई होप आपने सही कमेंट कर दिया होगा। देख लीजिए, मैं अभी आपके लिए बता देता हूँ। जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगा? क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है इटसेल्फ। तो फिर एसिड के साथ क्या रिएक्शन करवाएगा? एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा? एसिड खुद एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा? ये कभी हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चलिए, आप इतना सारा पहले जल्दी से लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए पॉज करके। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पर ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, K2SO4 के SO3 के जगह SO4 होगा, K2SO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। आज मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में जो भी कुछ बताया वो सभी आपको क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको समझने में ज़रा सा भी डाउट होगा या फिर मेरा ये एक्सीलेंट सा हैंडराइटिंग समझने में या फिर टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट, तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।